कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय दिया गया है। नितिन गडकरी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर को शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्रालय, वहीं निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय एक बार फिर से दिया गया। अमित शाह को फिर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की दी गई है और चिराग पासवान को खेल और युवा मंत्रालय। तो बिहार से हैं चिराग पासवान और चिराग पासवान को खेल एवं युवा मंत्रालय दिया गया है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो उन्हें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चरल और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया। वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से थोड़ी ही देर में औपचारिक रूप से लिखित भी ये पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, लेकिन उससे पहले जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गजेंद्र शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, ये बताइए कि बिहार के नाम 2 मंत्रालय अब तक आ चुके हैं। एक तरफ खेल एवं युवा मंत्रालय चिराग पासवान को, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को लघु उद्यम मंत्रालय दिया गया है। देखिए सुबह हमें एक और अपडेट दे दें। चिराग पासवान के जिम्मे फूड प्रोसेसिंग विभाग भी आ गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना बिहार में बहुत ज़्यादा है और चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग विभाग भी मिला है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय मिला है। ये बड़ी खबर है, गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय मिला है। यानी कि बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में भागलपुर और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस बार बिहार को जिन विभाग जो विभाग अभी तक बिहार के मंत्रियों को मिला वो बेहद महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी बनाए गए हैं। यानी कि बिहार में छोटे छोटे इंडस्ट्री की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी जीतन राम मांझी की इस विभाग को संभालने के बाद। उसके अलावा चिराग पासवान युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग भी मंत्री के तौर पे भी संभालेंगे। यानी कि 2 महत्वपूर्ण बात आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार में उनकी कोशिश रहेगी कि देश में ओलंपिक हो। उसके लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय के तौर पे चिराग पासवान की जो स्थिति है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं एक बार फिर से कहता हूँ, गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिला है और चिराग पासवान फूड और स्पोर्ट्स विभाग संभालेंगे। तो देखिए अब तक जिन लोगों को भी विभाग मिला है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो चिराग पासवान को जो फूड प्रोसेसिंग मिला है, इसके पहले पशुपति कुमार पारस वही विभाग संभाला करते थे, वो विभाग भी चिराग पासवान को मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना बिहार में बहुत ज़्यादा है और ये विभाग महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। दूसरे के अलावा जो युवा कार्य और खेल मंत्रालय है, बिहार में खेलों की संभावना अगर बढ़ती है तो बिहार के विकास में भी ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा एमएसएमई, जैसे कि मैंने बोला, आनंद आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय यानी कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट गिरिराज सिंह के नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री बनाया गया। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम विभाग दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है गिरिराज सिंह को जो बिहार से हैं। इससे पहले उन्हें दूसरा विभाग दिया गया था, लेकिन इस बार उन्हें टेक्सटाइल डिपार्टमेंट दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री और हरदीप सिंह को पुरी को पेट्रोलियम विभाग दिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी हरदीप सिंह पुरी संभालेंगे। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर गिरिराज सिंह को लेकर हम आपको बता रहे थे कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट यानी कि कपड़ा उद्योग मंत्रालय उनके नाम किया गया है, गिरिराज सिंह के नाम। हमारे संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, टेक्सटाइल की बात करें तो बहुत बड़ी तरीके से बड़े पैमाने पर बिहार में विकास का काम गिरिराज सिंह के नेतृत्व में हो सकता है, क्योंकि बिहार में टेक्सटाइल की बात करें तो जगह जगह पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं।
देखिए बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल आपने सही कहा, बिहार में टेक्सटाइल की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भागलपुर को सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है, और मिथिलांचल पे अगर आप जाइएगा तो मधुबनी पेंटिंग की स्थिति भी काफ़ी बेहतर होती है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगने की संभावना बढ़ जाएगी, चूंकि बिहार को एक बड़ा विभाग मिला है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसी भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और गिरिराज सिंह को इस विभाग के देने का मतलब साफ है कि बिहार के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी सूक्ष्म तरीके से, एक तरीके से उन विभागों को चिन्हित करके बिहार के मंत्रियों को दिया है जो सीधे बिहार के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्टार्ट कीजिए एमएसएमई विभाग, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, बिहार में कोई बड़ी इंडस्ट्री की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, तो ऐसे में छोटे छोटे उद्योगों की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। और ऐसे में अगर जीतन रामांझी इस विभाग के माध्यम से, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अमितेश भी जीतन रामांझी से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि बिहार में छोटे छोटे इंडस्ट्री लगे। तो उस लिहाज से जीतन रामांझी के इस विभाग को देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे अगर महत्वपूर्ण बात करें, चिराग पासवान का युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के साथ साथ जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए बिहार के कई ऐसे इलाके हैं, मक्का हो, मखाना हो, इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं, खासकर बिहार कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, और ऐसे में फूड प्रोसेसिंग मंत्री के तौर पे चिराग पासवान की कोशिश होगी कि बिहार के उन इलाकों को डेवलप किया जाए, उन इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, जिससे बिहार को फायदा मिल सके। इसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बेहद महत्वपूर्ण है जो गिरिराज सिंह संभालेंगे, और युवा कार्य और खेल मंत्रालय। देखिए बिहार में भी खेल की संभावना काफ़ी होती है, लेकिन फिलहाल बिहार खेलों के मामले में काफ़ी पिछड़ा है। अगर युवा कार्य खेल मंत्री के तौर पे चिराग पासवान इस विभाग को संभाल रहे हैं, तो साफ है कि युवा हैं और उनकी कोशिश रहेगी कि बिहार की पहचान खेल के फील्ड में भी पूरे देश में रहे, देश और विदेश में हो, और बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। तो चिराग पासवान के लिहाज से ये मंत्रालय भी बेहद महत्वपूर्ण है, और बिहार के युवाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। न सिर्फ खेल का विकास होगा बल्कि रोजगार की संभावना बढ़ेगी। बिहार में अगर बड़े बड़े स्टेडियम और खेलों के संसाधन बढ़ेंगे तो न सिर्फ खेल को बढ़ावा मिलेगा, आनंद, अगर हम गौर फरमाएं तो पहले अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, मंत्रालय की बात करें, तो ये उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास था, और अब इसे दे दिया गया है चिराग पासवान को। तो जाहिर सी बात है ये जिम्मेदारियां पहले से चली आ रही है, पहले पिता फिर चाचा, और अब चिराग पासवान इसे संभालेंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान की अहमियत समझिए। स्ट्राइक रेट उन्होंने 100% बना के रखा था, और इसका इनाम भी मिला उन्हें। दो विभाग, महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं। तो और उनके चाचा जो पशुपति कुमार पारस थे, फूड प्रोसेसिंग मंत्री के तौर पे उन्होंने संभाल रखा था, और जब अब इस बार मंत्रालय में नहीं है तो उसके जगह उन्हीं के भतीजे को दिया गया है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सुभी की जिन विभागों को बिहार के मंत्रियों को दिया गया बेहद महत्वपूर्ण है। 3 मंत्रियों के बारे में, 4 मंत्रियों के बारे में तो जानकारी आ गई, लेकिन 2 जेडीयू के जो नेता हैं ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, उन्हें क्या मिला। इसके अलावा जो नित्यानंद राय हैं जो पिछली बार गृह राज्य मंत्री थे, इस बार उन्हें कौन सा विभाग मिलता है, और सतीश चंद्र दुबे जो इस बार मंत्री बने हैं उनको पोर्टफोलियो क्या मिला है, पोर्टफोलियो मिला है। ये बेहद दिलचस्प हो जाना हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे जानकारी आते जा रहे हैं हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी है इसमें, अगर आप देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्री के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास का मंत्रालय भी मिला है। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उत्तर पूर्वी राज्य के विकास का मंत्रालय मिला है तो उसमें बिहार भी आता है, और बिहार के विकास के लिए भी ये मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण होता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिहार पे कितना ध्यान देते हैं। वाकई अगर हम आनंद बात करें पिछले वर्ष की, तो सिविल एविएशन और मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाए गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इस बार उनकी जिम्मेदारियों में क्या और बढ़ोतरी हुई है, क्या और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है? देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री बनाए गए हैं, और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास का मंत्रालय भी दिया गया है। तो उत्तर पूर्वी राज्य के विकास का मंत्रालय दिया गया है, इसका मतलब साफ है। देखिए हमारे साथ सुहेली मेहता हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इधर देखिए बिहार के लिहाज से सुहेली जी कुछ महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर बने हैं गिरिराज सिंह, कैसे देखती हैं इसको? बहुत अच्छी बात है। बिहार में किसी भी सांसद को कोई भी विभाग मिलता है तो ये आशा ही नहीं पूरा विश्वास रहता है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तौर पे क्या देखती है यहाँ पे, अगर क्या हो सकता है बिहार में? बिल्कुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे लग सकता है, और काफ़ी बिहार आगे बढ़ा है।
और आगे बढ़ा है, तो इंडस्ट्री के लायक भी लोगों का दिमाग हुआ है। उस तरह के माहौल में एमएसएमई मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी, इसे कैसे देखती हैं? ये भी बहुत अच्छी बात है। और आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो इस पर, चूंकि सरकार स्टार्टअप की बात कर रही हैं। बिल्कुल, चूंकि सरकार की योजनाएं हैं, लोन इतने आराम से मिलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार के लोग बने हैं उसमें, तो निश्चित रूप से जो यंग बच्चे हैं उन लोगों को इससे बहुत आराम होगा। एक चिराग पासवान बेहद महत्वपूर्ण रोल में थे और उन्हें स्पोर्ट्स और फूड प्रोसेसिंग 2 महत्वपूर्ण विभाग मिला है। बिल्कुल, ये दोनों ही बिहार के लिए, क्योंकि बिहार किसानों का राज्य है और खासकर उत्तर बिहार में जो कृषि है, खासकर फूड प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत अच्छी फसल होती है। उधर मक्के की खेती, मिर्च है, तिलहन है, हल्दी है, मसाले हैं, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए ये सारे चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर खेल मंत्रालय, जो बिहार के बच्चे हैं, ग्रामीण एरिया में बच्चे हैं, उन लोगों को, जो स्पोर्ट्समैन भी हैं, उन लोग को बहुत मौका अभी तक नहीं मिल पाता था। एक सेकंड टोकेगी। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है, ललन सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और एंड डेयरिंग, यानी कि पशुपालन, मत्स्य के साथ साथ उन्हें पंचायती राज मंत्री भी बनाया गया है। ये विभाग भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि बिहार में अगर आप देखें तो इसकी संभावना है, चूंकि बिहार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे नदियां बड़ी संख्या में हैं, तो वैसी स्थिति में ललन सिंह की भूमिका काफ़ी बढ़ जाएगी। इसे आप कैसे देखती हैं? ललन सिंह को जो विभाग मिला, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इसे कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, आदरणीय ललन बाबू बिल्कुल ज़मीनी व्यक्ति रहे हैं, ज़मीनी नेता रहे हैं, और जो ग्रामीण इलाका है उसमें जितने भी मंत्रालय इनके मिले हैं वो सभी ग्रामीण इलाका से संबंध रखता है। और निश्चित रूप से जो उनका काम करने का जज्बा होता है और जितने कर्मठ हैं, उसके अनुसार आप देख रहे होंगे कि मुंगेर में उन्होंने कितने विकास से संबंधित काम कराए हैं। तो उसी हिसाब से हम समझें कि अब वो बिहार के हैं, पूरे बिहार का वो नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ से, तो निश्चित रूप से अब मुंगेर ही नहीं, पूरा बिहार उनके काम से प्रभावित होगा। देखिए, तो भी निश्चित तौर पे लगातार हम अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इसमें आप जो भी देखेंगे, जो विभाग अब तक बिहार को मिला है, वो विभाग बिहार के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि किसी किसी तो तमाम जो मंत्री हैं उनके आनंद, एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि बिहार में कौन कौन से मंत्रालय आए हैं और किन किन मंत्रियों की जानकारी अब तक आपके पास पहुंची है? देखिए, मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार तरीके से, अगर हम राजीव रंजन सिंह ललन की बात करें तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जी सुबह लगातार हमारे पास अपडेट आते जा रहे हैं, तो हम कोशिश रहेगी कि भाई ऐसा कुछ न छूटे और हम तमाम अपने दर्शकों को, हाँ, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज के मंत्री बनेंगे और बिहार में किसी भी आनंद, जहां तक मुझे याद है पहले ये विभाग गिरिराज सिंह के नाम था और इस बार ललन सिंह को दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी के भी मंत्री बनेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार में फिशरी की काफ़ी संभावना है, एनिमल हस्बेंड्री की काफ़ी संभावना है और दूध उत्पादन में भी बिहार देश के अव्वल राज्यों में शुमार हो रहा है। इसके अलावा अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वो बने हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री और फूड प्रोसेसिंग मंत्री बने हैं चिराग पासवान। इसके अलावा एमएसएमई मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को बताते जा रहे हैं। गिरिराज सिंह को लेकर भी जानकारी सामने आ गई। आनंद, बिल्कुल, हम आप कीजिएगा टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल मिनिस्टर। हम एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। जीतन राम मांझी मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ललन सिंह मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इसके अलावा मैं आपको और भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। इसके अलावा बिहार से जुड़े हुए हैं जो चिराग पासवान, उन्हें मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग
मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसका मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप बिहार में और भी देखें तो मैं लगातार अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार के लिहाज से रामनाथ ठाकुर बेहद महत्वपूर्ण है। रामनाथ ठाकुर को मिला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड चलिए आनंद आपसे और भी जानकारी लेंगे। आनंद आपसे और भी जानकारी लेंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर खुद मनोज मल्यालन सर जुड़ चुके हैं। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि किसे बिहार में कौन सा विभाग मिला है और कौन सा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे दी गई है। जी शुभी, हमारे पास पूरी सूची जो है वो मंत्रियों की आ चुकी है और हम आपको बता दें, जैसे कि कुछ मंत्रालयों की चर्चा हम लोग अभी दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे, जानकारी उन्हें दे रहे थे और अभी पूरी सूची आ गई है। राजनाथ सिंह, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, रक्षा मंत्रालय का कामकाज उन्हें फिर से दिया गया है जी। अमित शाह गृह मंत्रालय पहले भी संभाल रहे थे, अब भी वो संभालेंगे और इसके साथ साथ उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन दिया गया है, सहकारिता विभाग जिसको हम कहते हैं। सहकारिता विभाग का कामकाज वो पहले से संभाल रहे थे। आपको याद होगा, दर्शकों को एक जानकारी ये पहले से दर्शकों को होगी कि एक नया मंत्रालय जो है वो सहकारिता विभाग मोदी सरकार 2 के दरमियान जो है शुरू किया गया था। नितिन गडकरी जो हैं उनके पास रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज जो है वो पहले की तरह रहेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो जेपी नड्डा के पास फिर से आ गया। फिर से इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो पहला जो इनका कार्यकाल था मोदी मंत्रिमंडल में, उसमें भी इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। बाद में ये अध्यक्ष हो गए थे, तो जाहिर है आपको जैसा कि पता ही है कि बीजेपी में एक पोस्ट जो है वो होता है, यानी कि अगर या तो आप संगठन में होते हैं या फिर मंत्रालय में होते हैं, कोई एक पद जो है आपके पास होता है। शिवराज सिंह चौहान, इनके पास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने पूरी तरह से जो है कृषि का जो है कायाकल्प कर दिया था, आपको पता ही है मध्य प्रदेश में। तो इनका जो तजुर्बा है पिछले लगभग 18-20 साल का, वो जो है वो काम आएगा किसानों की बेहतरी के लिए कृषि के क्षेत्र में। और इनके पास उनको रूरल डेवलपमेंट भी दिया गया है। अब देखिए, 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है इन्हें दिया गया है। वैसे हम बता दें कि ये जो सूची आई है, इसको अभी जो है औपचारिक रूप से इसका ऐलान होना अभी बाकी है। और उसके साथ साथ हम लोग शुभी बात कर रहे थे बिहार में से जो आने वाले मंत्री हैं और उनको जो मंत्रालय दिया गया है, तो वैसे थोड़ा सा मायोपिक तरीका होगा देखने का कि सिर्फ बिहार, क्योंकि ये सभी मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं, तो जाहिर है कि इनका दायरा तो पूरे देश के लिए है। लेकिन फिर भी ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर जो है गिरिराज जी के पास जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आया है, तो आप बताइए इससे बढ़िया और बिहार के लिए क्या हो सकता है। भागलपुर टेक्सटाइल का जो है हब रहा है एक तरह से, तो निश्चित रूप से जो है वहां पे चीजें जो है वो पीछे जा चुकी हैं, हम सब वाकिफ हैं। तो वहां पे एक तरह से जो उसको पूरी तरह से ये सर आपको रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय मिला है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ललन सिंह को पंचायती राज मिला है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बिहार से 4-5 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से ललन सिंह को लेकर भी नाम अब सामने आ चुका है, पंचायती राज विभाग। जी सर। हाँ, पंचायती राज मंत्रालय जाहिर है कि बहुत अहम है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये मंत्रालय ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार ने जो है खासकर जो है महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया, और 50% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए पंचायत में, वो तो इन्हीं की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसको बहुत बढ़िया करीब से इन्होंने देखा है। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में रहे हैं तो काफी कुछ समझते हैं, तो इनके पास जो वो तजुर्बा है बिहार का, वो पूरे देश में भी काम आएगा और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, तो बिहार में भी काम आएगा। शुभी जी, तो देखिए बहुत सारे अहम मंत्रालय हैं जिसको लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और बिहार के नाम भी 3-4 मंत्रालय अब तक सामने आ चुके हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है, तो सर भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए, पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के साथ तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। सभी की नजर पीएम मोदी की नई टीम पर थी, जिसमें इस बार बिहार से 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार 3.0 की नई टीम में सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैबिनेट में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, इसे ध्यान में रखकर पीएम मोदी की टीम तैयार की गई है। मांझी 1 सीट उनको है पार्लियामेंट में, लेकिन कैबिनेट का दर्जा दिया गया। चिराग पासवान 5 सीट जरूर जीत के गए हैं, लेकिन उनको महत्वपूर्ण माना गया है और हमेशा दिखेगा बॉडी लैंग्वेज और अन्य में उनको महत्व दिया जाता, उनको भी कैबिनेट रैंक दिया गया है। तो जातीय समीकरण का तो ध्यान रखा गया। खासकर यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले चुनाव में, बिहार में जो चुनाव होने वाला है 2025 में, इसकी जरूरत पड़ेगी। मोदी सरकार के कैबिनेट का गठन जिस तरह से किया गया है, उससे ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इसे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। पूरी तरह से ये जातीय समीकरण है और पूरी तरह से यह बिहार के जो आसन्न चुनाव है 2025 उसको ध्यान में रखकर दिया गया है। और मोदी की रणनीति है कि किसी भी कीमत पर अगला विधानसभा का चुनाव एनडीए के नेतृत्व में जीता जाए और स्पष्ट है कि उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। बिहार में भले ही अभी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। मोदी कैबिनेट में जिस तरीके से हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसका खाका अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तैयार किया गया है। 2020 में चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन के साथ नहीं होना भी नुकसान की एक बड़ी वजह थी। मतलब साफ है, 2024 में केंद्र में मोदी सरकार के गठन के साथ बीजेपी मिशन 2025 में लग गई है और जिस तरह से जातीय समीकरण को देखते हुए मंत्रिमंडल में बिहार के सांसदों को जगह दी गई है, उससे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जिस राज्य से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, उनमें बिहार दूसरे नंबर पर है और जहां से 8 सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिसमें जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है। मोदी कैबिनेट के 71 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। तीसरे कार्यकाल में सोशल इंजीनियरिंग के साथ राज्यों की सियासत को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। नए वोटरों को साधने से लेकर कोर वोटर्स तक का ख्याल रखा गया है, जबकि साइलेंट वोटर मानी जाने वाली महिलाओं को भी मोदी कैबिनेट में भरपूर जगह मिली है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जनरल कैटेगरी से 28 मंत्री बनाए गए, जबकि ओबीसी से 27 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जबकि एससी वर्ग से 10 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिली। एससी वर्ग से 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जबकि ईबीसी कोटे से 2 सांसद मंत्री बने। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार 3.0 में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं उनमें बिहार भी शामिल है, जहां से कुल 8 सांसद मंत्री बनाए गए। इनमें ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस बार मंत्रिमंडल गठन में न सिर्फ गठबंधन धर्म बल्कि जातीय समीकरण का भी खास ध्यान रखा है, ताकि बिहार चुनाव में एनडीए को इसका फायदा मिले। बीजेपी ने किस तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर बिहार चुनाव के लिए अभी से फील्डिंग सजाई है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। अति पिछड़ा वर्ग से जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया गया, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग से नित्यानंद राय को फिर से कैबिनेट में शामिल किया गया। पीएम मोदी की नई टीम में दलित और महादलित समाज से एलजेपी आरबी के चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी, जबकि अगड़ी जाति से भूमिहार चेहरे के तौर पर गिरिराज सिंह और जेडीयू के ललन सिंह को शामिल किया गया। वहीं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार बीजेपी के लिए कितना अहम है। देश की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसमें बिहार की सियासत का अहम योगदान होता है और बिहार की सियासत में कास्ट पॉलिटिक्स की जड़ें कितनी मजबूत है, इस बात से बीजेपी अच्छी तरह से वाकिफ है। तो देखिए, अभी विस्तार बाकी है। केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री सहित 81 बनाए जा सकते हैं। तो अभी तो 72 ही बना है, अभी 10 और बनाए जा सकते हैं वहाँ। तो कहीं ना कहीं करेक्ट तो करना पड़ेगा। यदि वोट लेना है तो उस जाति समूह को प्रतिनिधित्व देना होगा। ये हिस्सेदारी का सवाल है। 2023 में हुए जातीय जनगणना पर यदि नजर डालें तो बिहार में 27% पिछड़े वर्ग की आबादी है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है। एससी और एसटी वर्ग की आबादी 20.68% है, तो वहीं जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52% है। अगर बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग काम कर जाती है तो इसका फायदा एनडीए को 2025 के बिहार चुनाव में जरूर मिल सकता है। हालांकि पिछली बार एनडीए को इसलिए भी नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि तब पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो चुका था और चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार वो एनडीए का अहम हिस्सा हैं और दलित चेहरे के तौर पर केंद्र की मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए हैं, जिसका फायदा एनडीए को मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ